हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। यहाँ पर मैं आज आपके साथ प्रीवियस ईयर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी नेट एग्जाम के, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। So let's start, and first question on the screen of today video is that which memory is the result of instrumental oblique motor learning process. So this question is from your memory chapter. यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मेमोरी है that is the result of instrumental और motor learning process. तो इसका आंसर दैट इज ऑप्शन 4 प्रोसीड्यूरल मेमोरी है। बट हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी के बारे में मैं आपको बताऊं, LTM यानी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, LTM के दो पार्ट होते हैं। LTM के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है आपका इम्प्लिसिट मेमोरी और दूसरा है एक्सप्लिसिट मेमोरी। आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम्स में इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगेन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं, आप उनको देख लीजिए। देखिए, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, इम्प्लिसिट मेमोरी इज अबाउट स्किल्स, यानी किसी पर्सन या फिर हमारी जो स्किल्स होती हैं वो आती हैं हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी में। और जो एक्सप्लिसिट होती है, ये मेमोरी होती है फैक्ट बेस्ड, यानी नॉलेज जो हम गेन करते हैं, जिसे हम जैसे कि जनरल नॉलेज याद करते हैं, उसके बारे में होती है। सो रिपीटिंग अगेन दैट इम्प्लिसिट मेमोरी इज अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी अबाउट फैक्ट बेस्ड नॉलेज। इतना ध्यान रखिए। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, ये ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट के द्वारा प्रोसेस्ड की जाती हैं। एंड जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, ये ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पार्ट के द्वारा प्रोसेस्ड किए जाते हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिए, बिकॉज आपके एग्जाम्स में इसको भी पूछा जाता है। नाउ अब हमें ध्यान रखना है, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है जो कि विदाउट कॉन्शियस रिकॉल की होती है, यानी इम्प्लिसिट मेमोरी में कोई कॉन्शियस रिकॉल नहीं होता है, चेतन अवस्था में कोई रिकॉल नहीं होता है। और इम्प्लिसिट मेमोरी के यहाँ पे जो टू पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक होता है प्रोसीड्यूरल, हमें ध्यान रखना है कौन सा है, प्रोसीड्यूरल, और दूसरा है आपका डिस्पोजिशनल होता है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है। सो हियर इज टर्म ऑफ प्रोसीड्यूरल। तो इसी क्वेश्चन के लिए आप समझिए, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बोला था, विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ऑब्लिक मोटर लर्निंग प्रोसेस। तो यही आपका आंसर था, प्रोसीड्यूरल मेमोरी। तो हमें ध्यान रखना है, जो प्रोसीड्यूरल मेमोरी होती है, ये स्किल, मोटर और कॉग्निटिव मेमोरी होती है। यानी प्रोसीड्यूरल मेमोरी के थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर कार्य को करते हैं, कैसे हम चीज़ों को कर पाते हैं। सो दिस इज अबाउट आवर मोटर लर्निंग, दिस इज अबाउट आवर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग प्रोसेस। तो अब आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे कि जो प्रोसीड्यूरल मेमोरी है, दैट इज अबाउट या फिर दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल और मोटर लर्निंग प्रोसेस। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी, जहाँ पर मैंने बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके टू पार्ट्स में आता है, सेमेंटिक मेमोरी आता है और आपका एपिसोडिक आता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सेमेंटिक और एपिसोडिक दिया गया है, ये भी आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है। लेकिन सेमेंटिक और जो एपिसोडिक मेमोरी है, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी में होता है। और जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, यहाँ पर जो रिकॉल होता है वो कॉन्शियस बेस होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगेन इसी क्वेश्चन में अगर एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया जाए, सो वी कैन से दैट कि विच मेमोरी इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो यहाँ पर पूछा जा सकता था कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कि अलग है। तो सेंसरी मेमोरी, दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ को देखते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं, बट सेंसरी मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं आता है। सो रिपीटिंग अगेन दैट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 प्रोसीड्यूरल मेमोरी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल और मोटर लर्निंग प्रोसेस। आप इसे ध्यान रखिएगा।
एंड यहाँ पर अगर सेमेंटिक मेमोरी क्या होती है थोड़ा सा बोलूँ तो सेमेंटिक मेमोरी इज अबाउट द मीनिंग। आप जो भी चीज़ें याद करते हैं उनकी मीनिंग्स क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, उसके बारे में होती है। एंड एपिसोडिक मेमोरी होती है आपके जो लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक कि आप ज़िंदगी में सबसे पहली बार किसी से मिले थे, कैसे मिले थे, आपका फर्स्ट डे कैसा रहा था, या फिर आप कहीं घूमने गए थे वहाँ पर कोई घटना आपको याद होगी। सो एपिसोडिक मेमोरी इज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एंड जो एपिसोडिक मेमोरी है इसका कॉन्सेप्ट टुलविग ने दिया था, आप ऐसा भी ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट साइकोलॉजी एंड आप इन्हें चीज़ों को समझिएगा। साइकोलॉजी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसे थोड़ा सा डेली लाइफ में यूज कीजिए। अगर मैंने यहाँ पर प्रोसीड्यूरल, एपिसोडिक, सिमेंटिक की बात की है तो खुद ही आप सोचिए कि चीज़ों को आप कैसे याद करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन में सेमेंटिक फॉर्म में हो सकती हैं, कौन सी एपिसोडिक फॉर्म में हो सकती हैं, कौन सी प्रोसीड्यूरल फॉर्म में हो सकती हैं। तो आप भी ऐसा खुद से भी सोच सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू बिगिन विथ अ प्रॉब्लम एंड कम अप विथ मैनी डिफरेंट सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं कई सारे सॉल्यूशन आते हैं। यू आर यूजिंग ब्लैंक which is a form of creative thinking and contrarily sometimes you come up with correct solution by using blank thinking. So this question is from your creative thinking concept. हमें ध्यान रखना है कि जब हम कई सारे सॉल्यूशन को लेके आते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन को लेके आते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को। यानी एक हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसके हम कई सारे सॉल्यूशन लाते हैं, तो मतलब डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब क्या है? बिखर जाना। इस तरह से मतलब कि कई सारे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाना। और इसी के अपोजिट होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? यानी एक जगह पर आना। तो जैसे कहा गया है कॉन्ट्रेरली समटाइम्स यू कम अप विथ करेक्ट सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन पर आना। यानी इस तरह से आप एक पॉइंट पर, जैसे किरणें अगर एक पॉइंट पर जब आती हैं तो उन्हें कन्वर्ज रेस बोला जाता है। सो उसी की तरह ये है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम एक करेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। सो आपका यहाँ पर आएगा डाइवर्जेंट और यहाँ पर आएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो दिस इज फ्रॉम क्रिएटिव थिंकिंग, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर आपसे BMI, बॉडी मास इंडेक्स का सिंपल फार्मूला पूछा गया है। सो दिस इज इजी क्वेश्चन। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला होता है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड। सो दिस इज सिंपल एंड यू कैन लर्न इट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम योर इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, और ये थर्स्टन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडेंटिफाइड बाई थर्स्टन, कौन से ऐसे इसमें जो टर्म है वो थर्स्टन के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। सो आई वांट टू टेल यू दैट थर्स्टन, लुइस थर्स्टन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने स्पीयरमैन के अगेंस्ट में अपनी थ्योरी को दिया था। जैसे कि स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर्स को माना था, तो इन्होंने उसको ना मान के उनके अगेंस्ट में अपनी थ्योरी को दिया था, और इन्होंने 7 टाइप्स की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को बताया था। इसमें जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उसमें आपका वर्बल लैंग्वेज होता है, और वर्ड फ्लुएंसी होता है, स्पेशल एबिलिटी होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, एंड मेमोरी है, और परसेप्चुअल स्पीड है। 7 प्राइमरी जो एबिलिटीज़ हैं वो थर्स्टन ने बताई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपका ये जो सिंबॉलिक और सेमांटिक ये आपके थर्स्टन के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो यही पूछा था विच इज नॉट आइडेंटिफाइड बाई थर्स्टन। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, आप इसे ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर पर्सनैलिटी थ्योरीज। पर्सनैलिटी थ्योरी से इस क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। सो यू हैव लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. हेयर सम कॉन्सेप्ट, हेयर आर सम थ्योरिस्ट, सो वी नीड टू करेक्ट मैच इट। तो अभी हम यहाँ पर इसको समझेंगे। आपने फ्रायड, कार्ल युंग,
एडलर, हॉर्नी सभी का नाम सुना होगा। आप इनके बारे में कुछ याद कीजिए। देखिए अगर आप सरफेस लेवल पे स्टडी करेंगे एट दैट टाइम आप एग्जाम्स में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को ना पढ़ पाएँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डायरेक्टली एमसीक्यू रटने की बजाय अभी टाइम है, थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। थ्योरी को पढ़ने से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, खुद की लाइफ में भी साइकोलॉजी को हम उतार पाते हैं अगर हम थ्योरी को पढ़ते हैं। सो डोंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एमसीक्यूज। तो यहाँ पर शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किसने दिए हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है। तो सेकंड यहाँ पर आपका ए का सेकंड से मैचिंग है, बी का फर्स्ट से, तो सब ये दिया है, बट हमें थोड़ा इसको समझते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शन जिसका आंसर आपका सेकंड से मैच करता है। रेशनल फंक्शन किसे? कार्ल युंग से मैच करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कार्ल युंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जहाँ पे रेशनल और इरेशनल फंक्शन की बात कही जाती है। दो तरह के फंक्शन की बात कही थी, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, ये आप दोनों ध्यान रखिए। रेशनल फंक्शंस में कार्ल युंग का कहना था कि जो जजिंग फंक्शंस होते हैं, मतलब जिसके बेस पे हम जज करते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, थिंकिंग होती हैं, वो होते हैं रेशनल फंक्शन। और जो इरेशनल फंक्शंस होते हैं उसमें होता है परसीविंग फंक्शंस, यानी हम कैसे सेंसेशन करते हैं, कैसे इंट्यूशन करते हैं, वो आता है आपके इरेशनल फंक्शन में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेकंड कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इम्पेटस। इम्पेटस जिसे हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, प्रेरक भी कहते हैं। सो दिस इज फ्रॉम सिगमंड फ्रायड थ्योरी। सिगमंड फ्रायड ने आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सिगमंड फ्रायड ने इंस्टिंक्ट के बारे में अच्छे से डिफाइन किया था। तो जब इंस्टिंक्ट को स्टडी किया जाता है तब वहाँ पर इस शब्द को पढ़ने को मिलता है। इसका मतलब फ्रायड का था कि जो इंस्टिंक्ट है वो कितनी ज़्यादा जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट को कितनी ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी, मतलब इम्पेटस के थ्रू, यानी कितनी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी ताकि जो इंस्टिंक्ट है वो अपना कार्य पूरा कर सके। सो सिंपली कह सकते हैं, सिंपली कहते हैं इम्पेटस। इम्पेटस ऑफ द इंस्टिंक्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जाइज कितना करता है इंस्टिंक्ट को। सो दिस इज फ्रॉम सिगमंड फ्रायड। एंड अब बात करूँ आपसे मैस्कुलिन प्रोटेस्ट की। सो जस्ट कीप इन माइंड मैस्कुलिन प्रोटेस्ट आपका सी थर्ड यहाँ मैच कर रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट लिया गया है एडलर से, मैस्कुलिन प्रोटेस्ट। तो एडलर का जो थ्योरी है, जैसे आप इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं, अल्फ्रेड एडलर। और मैंने एक बार जब ऑनलाइन क्लास किया था तब मैंने अल्फ्रेड एडलर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अल्फ्रेड एडलर, एड डी आता ना तो उससे हम इंडिविजुअल याद रख पाते हैं कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट आपका अल्फ्रेड एडलर का था। तो एल्फ्रेड एडलर ने कॉन्सेप्ट दिया था मैस्कुलिन प्रोटेस्ट, और इसका मतलब इन्होंने बताया था कि जो वोमेंस होती हैं, वोमेंस गिव्स एक्सप्रेशन टू रिजेक्शन ऑफ देयर फेमिनिन कंडीशन, यानी जो वुमेन्स आती हैं वो अपनी फेमिनिन कंडीशन को रिजेक्ट करना चाहती हैं, तो उसको इन्होंने मैस्कुलिन प्रोटेस्ट कहा था। एंड नेक्स्ट इज हाइपर कम्पिटिटिवनेस। हाइपर कम्पिटिटिवनेस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन बाय हॉर्नी। आपने कैरन हॉर्नी का नाम सुना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1937 में, इन 1937 कैरन हॉर्नी आइडेंटिफाइड हाइपर कम्पिटिटिवनेस। इन्होंने मतलब इस कॉन्सेप्ट को दिया था और कहा था कि वुमेन्स में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कम्पीट एंड इन ऑर्डर टू सेल्फ ग्रोथ, यानी खुद को, नॉट इन ओनली वुमेन बट लोगों में होता है। इनका ये ध्यान रखना है कि लोगों में एक सेल्फ ग्रोथ की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, खुद की सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं। तो दिस इज फ्रॉम कैरन हॉर्नी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकंड सही होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी कर सकते हैं जब आपने बेसिकली थ्योरी को पढ़ा होगा। तो आप स्टडी कीजिएगा, साइकोलॉजी की बुक्स को स्टडी कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो मैं पहले पर्सनैलिटी थ्योरीज के बहुत सारे 30 to 35 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप स्टडी कीजिए। जो चैनल पर प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ पर जाइए, पर्सनैलिटी थ्योरीज के आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट
वेरिएबल्स, जो रिसर्च में हम वेरिएबल पढ़ते हैं उसके बारे में है। तो मैचिंग टाइप में है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड आपके सामने है और हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। सो जस्ट हमें ध्यान रखना कि इस एक साइड में आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल दिया गया है और एक साइड में एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो वेरिएबल पहले भी बताया था मैंने, वेरिएबल का मतलब सिंपल सी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो आपका वेरिएबल होता है, जैसे हिंदी में चर कहते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो दिया गया है उसमें ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट, इसके बारे में समझना है। तो मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ, जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं, क्लियर होते हैं, या फिर कहा जाए ये इनकी जो वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक होती है और इनको हम काउंट कर सकते हैं। इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। और जो आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में इनफिनाइट नंबर होते हैं और इनको हम मेजर कर सकते हैं और इसमें कम या ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये स्पेसिफिक होते हैं। कौन से? डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा वेरिएबल है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पहले बोला गया, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मैंने क्या बोला, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आपका इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है और इंटेलिजेंस मतलब पर्टिकुलर पॉइंट से कम ज़्यादा भी होती है, स्पेसिफिक नहीं हो सकती है बट ये आगे पीछे भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी का आईक्यू इंटेलिजेंस में कोई सर्टेन नंबर है तो वो पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। अब इस तरह से जो रियल डिस्क्रीट वेरिएबल है ये आपका आता है नेशनलिटी से एग्जाम्पल है। डिस्क्रीट का मतलब मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक। तो जैसे किसी का मतलब किस कंट्री से कोई बिलोंग करता है, नेशनलिटी क्या है, तो दिस इज द रियल डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब जो है तो वो वही रहेगा, स्पेसिफिक है। चेंज होने की बात है, मतलब वो अलग है कि संविधान के कुछ नियम के अनुसार चेंज किया जा सकता है, वो अलग है। बट एक जो रियलिटी है वो क्या है, वो कोई नेशनलिटी किसी की क्या हो सकती है। तो दिस इज द रियल डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड आर्टिफिशियल डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, मतलब किसी एग्जामिनेशन में पास होना या फेल होना, ये आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल है। मतलब किसी तरह से कुछ कैटेगराइजेशन करने के लिए पास फेल का कोई तरीका बना दिया। दिस इज द आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है वॉइस पिच का, जहाँ पे कुछ क्वालिटी होती है, मतलब कैटेगराइज टाइप का होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, डी आपका मैच करेगा यहाँ पे सेकंड से। सो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। आप वेरिएबल्स के बारे में और स्टडी कीजिएगा तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बट दिस इज फ्रॉम some questions, sorry, these are some questions from previous years papers। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को तैयार कीजिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ नया सीखने के लिए।